हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये विजन आईएएस की फरवरी मंथ की मैगजीन पढ़ा रहा हूँ और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक नंबर 2 है वो वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। इसके पहले वाले सभी आर्टिकल्स मैंने जो है आपको करा दिए हैं और वीआईटी से शुरू करने वाले हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन की जो है ये वाली पूरी यूनिट को हम कंप्लीट कर देंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो नीचे से शुरू करते हैं इसमें, जिसमें न्यूज इन शॉर्ट्स जो है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ताकि वो क्या है कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज इन शॉर्ट्स में देखना आपको ये है कि फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनके लिए यूएन की राहत और कार्य एजेंसी जो है यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़, ये न्यूज में रहा है। इसके बारे में समझते हैं कि जो यूएन के अधिकारी हैं उन्होंने उन अधिकारियों ने देशों से जो है यूएनआरडब्ल्यू के लिए फाइनेंस के निलंबित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, ठीक है। तो जो ये क्या है कि एक जो भी फ़िलिस्तीन के जो शरणार्थी थे उनके लिए एक यूएन का एक रिलीफ कैंप था, रिलीफ वर्क एजेंसी थी। तो जो बहुत सारे देश थे क्या कि उन लोगों ने जो फाइनेंस यानी कि जो पैसा देते हैं लोग उसको फाइनेंस करते हैं, उनको उसको उन्होंने निलंबित कर दिया था। इसी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यूएन के अधिकारियों ने कहा है। इसकी गठन का यूएनआरडब्ल्यू के एक गठन जो है 1949 में यूएनजीए के सहायक अंग के रूप में किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके सहायक अंग के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य एकमात्र ये कि जो भी पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको क्या करना है, सुरक्षा देना है और सहायता प्रदान करनी है, ठीक है। ये भी कहाँ होता है तो गाजा पट्टी में, आप जानते होंगे, वेस्ट बैंक में, पूर्वी यरूशलेम में, लेबनान में, सीरिया जॉर्डन के जो शरणार्थी शिविर में रहते हैं फिलिस्तीनी शरणार्थी, वो वहाँ पे उनको ये सहायता देते हैं। इसका फाइनेंस कैसे होता है तो जो यूएन के सदस्य देश हैं वो स्वैच्छिक योगदान देते हैं, वॉलंटरी योगदान देते हैं, उसी से ये फंडेड है। बस इसको आपको इतना जानना है। अच्छा, पश्चिमी देशों का आर्थिक समुदाय बुर्किना फासो जो है, मैप में आप इसको जरूर देखिएगा, माली देखिएगा, नाइजर देखिएगा, जरूर मैप आप देखिए अफ्रीका के कंट्रीज़ का। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लिए जो है पश्चिमी अफ्रीकी देशों के जो समूह इकोवास है उससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। इकोवास क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आबुजा नाइजीरिया में है। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2024 के लिए, यूपीएससी 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आबुजा नाइजीरिया में, ठीक है। एकदम इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसको आप मैप में ज़रूर देखना आप, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1775 के लागोस की संधि में। जो इकोवास है वो 15 देशों का क्षेत्रीय समूह है। इसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर भी शामिल है, इसमें अन्य सारे देश भी हैं। इन सभी कंट्रीज़ को करना क्या है आपको कि एक बार मैप में ज़रूर देखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, सवाल बनने की पूरी संभावनाएं यहाँ पे हैं। बेनिन, कार्बो वर्डे, कोटे दी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल और टोगो, इसको आपको पूरा मैप में देख जाना अफ्रीका की कंट्रीज़ को, ठीक है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है कि जो सदस्य हैं उनके बीच में सहयोग करना, एकीकरण को बढ़ावा देना और पश्चिमी अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना करना। इसी से बाहर निकलने की घोषणा यहाँ पे इन लोगों ने की है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में रहा। अब आता है वाइमर ट्रायंगल। वाइमर ट्रायंगल क्या है तो हाल ही में जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने वाइमर ट्रायंगल को फिर से सक्रिय करने के लिए आपस में भेंट कर ली। एक क्षेत्रीय समूह है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक समूह है उसमें, जिसमें कि उसका गठन 1991 में किया गया था। यूरोप के लिए एक कॉमन विजन विकसित करना इसका उद्देश्य है और तीन देशों के जो समाज है उसके बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है, किसके, जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। ये बात है आपको। इसका नाम जो है जर्मनी के वाइमर शहर से लिया गया है, इसीलिए वाइमर जो है ये नाम इसका पड़ गया, ठीक है। मिशन एस्पाइडस, यूरोपीय संघ ने मिशन एस्पाइडस की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो लाल सागर है, आप जानते होंगे, अभी मैं न्यूज़ आज के अखबार में पढ़ रहा था, उसमें देखा था कि हूती विद्रोहियों से जो है भारतीय नौसेना के जो कमांडोज थे उन्होंने, मार्कोस कमांडोज ने एक जहाज़ से 30 भारतीय लोगों को वहाँ से निकाला। आज ही की खबर में जो मैं क्लास करा रहा हूँ तब बता रहा हूँ आपको। तो क्या है कि हूती विद्रोही जो है, आपको मैंने कई बार पढ़ा भी दिया है और मैं जिसको डिस्कशन अक्टूबर नवंबर से ही कर रहा हूँ। हूती विद्रोही जो है लाल सागर से जो भी जहाज़ गुजर रहे हैं उस पर हमला कर रहे हैं, उनसे यही रक्षा करना है मिशन एस्पाइडस की। और अगर आप जानते होंगे यूरोपियन यूनियन के अनुसार क्या, हर कोई के अनुसार जो है हूती विद्रोही जो है ईरान विद्रोही समर्थियों का समर्थन कर रहा है। और इस मिशन का उद्देश्य ये है कि जो नौवहन है उसकी स्वतंत्रता का संरक्षण करना है, आसपास की जो समुद्री गतिविधियाँ उसका सूचनाएं देना है, जहाज़ों को सुरक्षा देना है और समुद्र में जो हमले हैं उससे जहाज़ों की रक्षा करना है, ठीक है। अब इसकी बात यह है कि आपको ये मैप उठाकर देखना है कि इसका संचालन कहाँ कहाँ होगा। तो बाब अल मंडेब और हुर्मुज जो डमरू मध्य है इसके मध्य होगा, इसको आपको मैप पे ज़रूर देखना है। लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय जो जल क्षेत्र है उसमें भी यहाँ पे होगा।
इंपॉर्टेंट एक है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी प्रीलिम्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जान लो आप। इस प्रीलिम्स के लिए सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी, वनडे एग्जाम्स के लिए भी, और यूपीएससी के लिए तो है ही। 2024 का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भारत का जो स्थान है वो क्या है, 85। भारत का स्थान क्या है, 85। कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी करते हैं। यानी इस रैंकिंग में यह मालूम चलता है कि भारतीय जो पासपोर्ट धारक है कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। तो अभी इस रैंकिंग में जो अगर देखा जाए तो सब फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन प्रथम स्थान पे हैं। 6 देश जो हैं, ये बात आपको देख लेनी है। तो हमने न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर लिया, ये खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये आपका जो है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, सैसक। तो प्रधानमंत्री ने सैसक कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सबसे बड़ी बात है कि सैसक है क्या, ठीक है, पहले तो इसको आप जान लो। तो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, सैसक इसका फुल फॉर्म है, सैसक का फुल फॉर्म है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बांग्लादेश में, भूटान, भारत और नेपाल द्वारा एशियाई डेवलपमेंट बैंक से अनुरोध के बाद 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एडीबी इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी परियोजनाएं होती हैं उनको साझेदारी करना है, क्षेत्रीय जो समृद्धि उसको बढ़ावा देना है, जो भी आर्थिक अवसर है उनको सुधार करना है, जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बेहतर करना है। और इसका विज़न यही है कि जो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया है, उसमें इंटर रीजनल जो व्यापार है, सहयोग है, उसको बढ़ावा दिया जाए। म्यांमार के जरिए साउथ ईस्ट एशिया और चीन तक जो है वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। ठीक, इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो सैसक को ध्यान देना है आपको, सदस्यों को आपको नोट कर लेना है, इसको रट लेना है प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव से। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान भी नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको नोट करना जरूर, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। ठीक, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर सैसक का कहाँ पे है, मनीला में है। कहाँ पे है, मनीला में। तो ठीक, इसको ध्यान देना। तो प्रधानमंत्री ने असम में कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें तथ्य ये था कि 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इसमें शामिल थी, जिसमें 38 पुल सहित 43 सड़कों को जो है यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा। 4 लेन की परियोजना है जिसमें ईटानगर से कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी समग्र रूप से। तो इसके तहत 4 जो स्तंभ हैं, फोकस किए गए रीजन्स हैं, 4 क्षेत्र हैं, सहयोग के 4 स्तंभ हैं। कौन सा, तो सैसक की जो परिवहन क्षेत्र की रणनीति, इस पर सुधार करना है। जैसे इसके तहत जो होगा इंटर सेक्टर्स जो व्यापार होते हैं, इंटर रीजनल व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं, उसको और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई सारे मल्टी मॉडल नेटवर्क संचालित किए जाएंगे, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं दी जाएंगी, और जो क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय स्तर है उसमें एक दूसरों के साथ कनेक्टिविटी को जोड़ करके उसकी जो पोटेंशियल है, जो लॉजिस्टिक सेवाओं की जो कनेक्टिविटी की, उसको यहाँ पे प्राप्त करने की बात यहाँ पे की जाएगी परिवहन सेक्टर का रणनीति के तहत। जो सैसक की व्यापार सुविधा है, इसका उद्देश्य यही है कि जो सीमा शुल्क का जो मॉडर्नाइजेशन है वो हो, क्रॉस बॉर्डर की जो सुविधा है उसमें सुधार हो, और यहाँ पे व्यापार सुविधा जो है रणनीतिक ढांचों को लागू करना यहाँ पे इसका मुख्य बात है। सैसक ऊर्जा क्षेत्र रणनीति है, इसका मत यह है कि जो सीमा पार का विद्युत ट्रांसमिशन है, कनेक्टिविटी इसका सुधार किया जाए, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा विकास में इसका सहयोग किया जाए, इसका एकमात्र यही सब उद्देश्य है। आर्थिक गलियारा विकास रणनीति है, इसमें 2016 में देशों ने इसको मंजूरी दी थी। ये चौथे फोकस है इसका उद्देश्य है कि आर्थिक गलियारा निर्माण किया जाए, सीमा पार कनेक्टिविटी की संभावनाएं हों, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें इनोवेशन ला करके जो भी अवसर है उसको अनुकूल बनाया जाए। तो भारत के लिए सैसक का क्या महत्व है, ये बात किससे पूछेगा, ये बात मेंस में पूछेगा। ठीक है, मेंस में पूछ सकते हैं सवाल, तो आपको ध्यान देना है। नहीं भी पूछे तो भी आपको अगर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में लिखना है या साउथ एशिया के बारे में अगर आप आंसर्स लिख रहे हो, वहाँ पे सैसक को आप दर्शा सकते हो। ये आपके आंसर्स को यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा, अन्य लोग इसको इग्नोर करेंगे, आप अगर लिखेंगे तो आपको नंबर अधिक मिलेंगे। ठीक है, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में कनेक्टिविटी जो है ये इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में जो भी सड़क गलियारे हैं वो भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में कनेक्टिविटी देंगे। हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि म्यांमार के बंदरगाहों का विकास जब होगा तो जो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र उसके लिए प्रवेश द्वार हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि की बहुत सारी व्यापक संभावनाएं यहाँ पे जो है बनी हुई हैं। इससे क्या होगा कि जो भी सब रीजनल सेक्टर्स हैं उसमें आर्थिक समृद्धि संभावनाएं बनेंगी। अभी आप ध्यान देंगे कि जो अभी सैसक ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड का त्रिपक्षीय राजमार्ग उसके निर्माण में भी भूमिका निभाई है, जो मणिपुर के मोरे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माइसा उड़ता जाएगा। इसको आप मैप में जरूर देखना।
अब ये जो सेसेक है इस क्षेत्र में चीन की जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना है उसकी एक जो है विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। साथ साथ जो है ये ग्रेट एशियन हाईवे का हिस्सा होने के कारण जो है ये कनेक्टिविटी पर जो है भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। साथ साथ जो है ये इसको जो है आपको ध्यान देना है कि ये जो हाईवे जो है वो एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तहत जो है ये विकसित किया जा रहा है। आपको यहाँ पे अब सवाल ये उठ सकता है कि सेसेक के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, तो चुनौतियाँ आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल कहाँ पूछेगा, ये सवाल आपको पूछ सकता है मेंस में। तो होता क्या है कि जो साउथ एशिया उसमें जो सीमा है, सीमा पार जो परिवहन की अवसंरचना की कमी है, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं व्यापार की संभावनाओं को कम कर रही हैं। सीमा पार जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है परिवहन की और लॉजिस्टिक्स की, जो भी आधुनिक स्वचालित सीमाएं हैं उसमें उसके समय जो प्रक्रिया उसकी कमी होती है। इसके कारण क्या है कि जो भी वस्तुएं हैं व्यापारी हैं और जो इनके साथ सीमा पार करने में यहाँ पे लागत काफ़ी अधिक आता है, कास्ट काफ़ी अधिक वहन करना पड़ता है, इसलिए जो है ये बहुत अधिक समय लगता है और दिक्कतें होती हैं। विश्व बैंक के अनुसार देखा जाए तो साउथ एशिया में जो है इंटर सेक्टरल जो व्यापार है, इंटर रीजनल व्यापार है, उसकी संभावनाओं का उपयोग भी कम किया गया है, ये भी दिक्कत है। लाल फीता सहित कई सारी संभावनाओं को बाधाओं को जन्म दे रही है, जैसे कि कई सारी लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, अनावश्यक दस्तावेजीकरण है, कई सारे जो है सामंजस्यपूर्ण जो व्यापार विनियमन की तक अनुपस्थिति ये भी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दस्तापूर्ण और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये सारे कीवर्ड्स हैं, दस्तापूर्ण और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, इसको लिखोगे आप नंबर खूब मिलेंगे, कीवर्ड्स को लिखो आप। तो यहाँ पे देखा जाए कि इसके लिए क्या है कि सीमा पार एनर्जी इंटरकनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का अभाव है। दक्षिण एशिया में वर्तमान जो औद्योगिक आधार है उसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इससे क्या है कि ये भी कई सारी जो है औद्योगिक की प्रक्रियाओं को ये बाधित कर रहा है। अपर्याप्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी है और व्यापार अनुकूल विनियामक और संस्थागत फ्रेमवर्क नहीं होने के कारण क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशिया में डायरेक्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI उसमें कमी आती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इसको आप लिख सकते हो। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है इसको आपको ध्यान देना जरूरी होता है। तो आगे की राह में आपको क्या लिखोगे, ये मेंस में जो आंसर आप कोई चुनौतियाँ बता दोगे तो फिर आपको यहाँ पे आगे की राह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको ध्यान देना है कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी उसके माध्यम से हम लोग क्षेत्रीय परिवहन को रीजनल जो परिवहन उसके व्यापार सुविधा की व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं, और इससे क्या होगा साउथ एशिया में और विश्व में बाकी क्षेत्रों में हिस्सों में भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए जो सीमा पार व्यापार है उसकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण हो सकता है, अनुकूलन कर सकते हैं, और सीमा पार जो व्यापार संबंधित चेक पोस्ट है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे उन्नत करने की प्राथमिकता दे सकते हैं। व्यापार में जो भी समय लग रहा है उसमें कम करके व्यापार को सस्ता और तेज बना करके पॉलिसी जो पॉलिसी लेवल पे है, विनियामक लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, सुधार लागू करके इसमें यहाँ पे काम हो सकता है। क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग है उसमें भी हम ऊर्जा सहयोग को मजबूत कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच और विकास में सुधार कर सकते हैं। जो भी मूल्य श्रृंखलाएं हैं उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है, जो कि कौन सी मूल्य श्रृंखलाएं, आपूर्ति श्रृंखला की, व्यापार की और लॉजिस्टिक्स कैपेसिटीज़ की, ठीक है। इससे क्या होगा पड़ोसी क्षेत्रों देशों को जो मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ेंगे, ठीक है, वैल्यू एडिशन से जो वैल्यू चेन से जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे समग्र आर्थिक विकास की संभावनाओं का द्वार वहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। साउथ एशिया में औद्योगिक उत्पादकता है और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हम शहरीकरण और औद्योगिकरण को आपस में हम सिंक्रोनाइज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपको लिख सकते हैं आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये वाला पूरा आर्टिकल आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग ब्रिक्स के समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और इसको हमने एक बार पढ़ा भी दिया है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स मैंने एक बार और भी पढ़ाया पहले से, तो इसको दोबारा पढ़ेंगे और इसको कॉम्प्रहेंसिव वे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बनने की पूरी संभावनाएं हैं। सुर्खियों में क्यों रहा पहले तो ये जान लो आप। 5 नए सदस्य यहाँ पे यानी कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE पूर्णकालीन अस्थायी सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, और अर्जेंटीना भी हुआ था लेकिन वो बाद में ब्रिक्स में शामिल होने के निर्णय से पीछे हट गया, ठीक है। आपको इसी को नोट कर लेना है, बार बार पढ़ना है, आप भूल जाओगे, मुझे पता है प्रीलिम्स में कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार ये चेतावनी दे रहा हूँ कि हाल ही में 5 नए सदस्य बने, कौन से, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE, ये क्या है पूर्णकालीन अस्थायी सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, लेकिन अर्जेंटीना ये अपने निर्णय से पीछे हट गया है, ठीक है। तो ब्रिक्स का विस्तार अगर आप देखो तो इसमें सदस्य कौन कौन से हैं जो नए सदस्य हैं, इसमें आपको चाइना है, रसिया है, भारत है, ईरान है, UAE है, इथोपिया है, सऊदी अरबिया, ब्राज़ील है, मिस्र है, और ये आपका सऊदी अरब है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है ये, ठीक है, UAE। तो ये सारे जो हैं ब्रिक्स का ये एक्सपेंशन है, आप मैप में देख सकते हो पूरे विश्व में इस दर्शाया गया है कि ब्रिक्स का कितनी उपस्थितियाँ हैं।
तो ब्रिक्स के बारे में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स रहा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ग्रेजुएशन में BHU से। तो फिर मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग पढ़े भी हैं। उतना लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये PSIR के जो ऑप्शनल होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि ब्रिक्स के बारे में मैं आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स में भेजूंगा टेलीग्राम पे, उसको आप ज़रूर देखना। हालांकि वो काम करेगा PSIR के लिए भी और GS2 के लिए भी, लेकिन इसको पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील, इन्होंने 2001 में पहली बार ब्रिक्स उपनाम दिया था इसका, ब्रिक्स को, और इसका संक्षिप्त नाम का प्रयोग किया था। 2006 में जो G8 था, बाद में जो G7 बन गया, उसके शिखर सम्मेलन में एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक्स ने काम करना शुरू किया। और पहला शिखर सम्मेलन 2009 में ये का तेरिनबर्ग में, रूस जो है, इसमें यहाँ पे इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 2011 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ब्रिक जो था वो ब्रिक्स बन गया था। ठीक है, तो ब्रिक्स के विस्तार का महत्व, ये बात कहाँ उठ सकती है, किस तरह के सवालों में, आपको सोचने की बात है ये, कि प्रीलिम्स में तो पूछेगा नहीं ऐसा। ब्रिक्स के विस्तार का महत्व की जो बात आएगी वो उठेगी आपका मेंस में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, मेंस में सवाल बन सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो बहुध्रुवी विश्व है उसको, विश्व को आकार देने में इसका बहुत अधिक महत्व हो सकता है। विविध क्षेत्रों में आर्थिक शक्तियों के साथ ब्रिक्स का विस्तार जो है विश्व व्यवस्था में एक, इसको इम्पोर्टेंट एक्टर के रूप में इसको स्थापित कर देगा। जो भी शक्तियाँ हैं उसकी भूमिका को बढ़ाएगा। एक मल्टीलेटरल जो व्यवस्था है, बहुध्रुवी व्यवस्था है, उसमें एक बदलाव की पेशकश करता है ये ब्रिक्स। और इसमें क्यों पेशकश करता है, क्योंकि जो भी मिलिट्री जो पावर्स हैं वो तेज़ी से इसमें कई सारी भूमिका निभा रही हैं। कैसे, अब ये बहुध्रुवी व्यवस्था क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो वर्ल्ड वार के बाद विश्व व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए। वर्ल्ड ऑर्डर में, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। जब इस वर्ल्ड ऑर्डर के जब विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं विश्व जो है दो भागों में बदल गया था। उसको बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। क्यों विश्व दो भागों में बढ़ रहा था, यहाँ पे कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, कोल्ड वार चल रहा था। एक ग्रुप था USA का और एक ग्रुप था USSR का। ठीक है, एक ग्रुप था USA का, एक ग्रुप था USSR का। इसी के बाद जो है USSR का पतन हुआ। USSR का पतन होने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो बाईपोलर था वो यूनिपोलर में बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यवस्था बन गई थी, एक ही महाशक्ति विश्व में रह गया, वो था USA। ठीक है, लेकिन समय के साथ जब बदलाव हुआ, बहुत सारे जो है आर्थिक सुधार हुए हैं कई सारे देशों में। और जब ग्लोबलाइजेशन ने जब अपना होता है ना कि अपना जो एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर अपना बना लिया, पूरे विश्व पे जो हावी हो गया ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद से बहुध्रुवी व्यवस्था यहाँ पे उत्पन्न हुई। कैसे, बहुत सारे पावर के केंद्र पावर के केंद्र उभर के आ गए। कैसे, अगर आप देखो तो 1991 से लेकर के 2001 तक जो पीरियड है उसमें अमेरिका सबसे प्रमुख था। और ये क्या यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि 2001 में यहाँ पे होता क्या है कि 9/11 का हमला होता है। ठीक है, 9/11 हमला होता है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक पावर थी, सुपर पावर थी, उसको एक चुनौती थी। सुपर पावर को एक चुनौती थी। भले ही वो आतंकवादी थे, नॉन स्टेट एक्टर थे, स्टेट बोल सकते हैं उसको, बट उससे क्या हुआ कि सुपर पावर को जो है चुनौती दी गई। इसके बाद से अगर टाइम पीरियड को देखें तो जैसे जैसे अगर हाल के घटनाक्रम को देखें तो अनेक पावर उभर चुके हैं। चाइना इसके बाद तेज़ी से उभरा सुपर पावर के रूप में, रसिया भी। ठीक, इसी प्रकार से इसी सुपर पावर को चुनौती देने वाले अन्य देश, जैसे अफगानिस्तान में भी तालिबान उभर गया। और यहाँ पे अफगानिस्तान से जब अमेरिका की विदाई हुई तो आपने उसका हश्र देखा ही। ठीक, इसी प्रकार ईरान को आप देख सकते हैं, ईरान भी यहाँ दिखाता रहता है मिडिल ईस्ट में। ठीक, इसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं आप। तो क्या है कि शक्ति के बहुत सारे केंद्र, इसी प्रकार से भारत भी जो है, भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि भारत को जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टर के रूप में देखा जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो विश्व व्यवस्था में एक जो शक्ति शून्यता आई थी और एक जो शक्ति का केंद्र था वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये बहुध्रुवी व्यवस्था में बदलता चला गया। ठीक है, तो यही बहुध्रुवी व्यवस्था जो है वो क्या करती है कि जैसे पहले UN इम्पोर्टेंट था, उसी प्रकार से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, क्षेत्रीय जो संगठन है, क्षेत्रीय संगठन वो इम्पॉर्टेंट होने लगे। क्षेत्रीय संगठन जब इम्पॉर्टेंट होने लगे तो क्यों इम्पॉर्टेंट होने लगे उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ।
जैसे देखो, अगर जो यूएन है, ठीक है, यूएन क्या करता है कि ये एक प्रकार से वैश्विक व्यवस्था को, वर्ल्ड ऑर्डर को, जो आप देखा जाए तो इसमें क्या है कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं थी, जो उसका एक जो होता है ना कि एक जो व्यवस्था बनी थी पहले से, जिसमें अमेरिका का क्या था, प्रभुत्व था, यूएसए का प्रभुत्व था, उसी के अनुसार विश्व को जो है ये टैकल करती थी, विश्व को टैकल करती थी। लेकिन जैसे जैसे यूएन जो है अपनी अपनी भूमिका निभाने में अप्रासंगिक रहा है, आपने देखा होगा विभिन्न मुद्दों पे इजराइल हमास संघर्ष हो रहा है, आप रसिया को देख सकते हो, इसी बीच अनेक कोरोना काल आया, इसी बीच अनेक प्रकार के अफगानिस्तान के इशूज आए, इसमें यूएन की भूमिका क्या थी, ये यूएन की भूमिका जो थी वो एकदम नेग्लेजिबल रही। ठीक, तो इससे क्या हुआ, ये वैक्यूम क्रिएट हुआ, यहीं से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हुई। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे क्या होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं। इसमें कि क्या होते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे ब्रिक्स को ही ले लो, सार्क ले लो, बिम्स्टेक ले लो, ठीक है, जो इसी तरह से आप देखो ईयू ले लो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इसकी अलग कहानी यूरोपियन यूनियन बनने की, इसको मैं कभी और बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत डिटेल से बताऊंगा कैसे इसका आकार यूरोपियन यूनियन का बना, जो कि जैसे जो नेशन स्टेट बोलते हैं वहाँ पे सुपर नेशनल स्टेट बनते चला गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी बाद में समझेंगे जब यूरोपियन यूनियन का जिक्र आएगा कभी तो। ठीक है, तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस तो क्या थे, ये जो है क्षेत्रीय रूप से मतलब जैसे जो देश हैं उनके आसपास के पड़ोस में क्षेत्रीय रूप से अपनी जो भूमिका थी, अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते चले गए, बेहतरीन तरीके से। इससे क्या हुआ कि बेहतरीन तरीके से जब भूमिका निभाए तो कहीं ना कहीं यूएन जो है वो अप्रासंगिक और होता चला गया। ठीक, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, तो अब आप समझो कि इससे फ़ायदा ये हुआ कि समय के साथ ये मांग उठने लगी कि आप यूएन में, यूएन की व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था जो है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसमें बदलाव करना है। जो भी यूएनएससी है, यूएन की संस्थाएं, उसमें उसका हमें सुधार करना है। और जो विश्व में नई पावर जो उभर, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अब अनेक प्रकार की जो भी रीजनल शक्तियाँ थी उभर रही हैं, उनको भी वहाँ पे जगह दे रहा है, यानी यूएसए के प्रभुत्व को यहाँ पे चुनौती दी गई और ये आज भी कायम है। तो ब्रिक्स के जो व्यवस्था टोटल ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। अब मैंने बता दिया था कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का उभार कैसे हुआ, कैसे चीज़ें हुई, तो यही से जो है ब्रिक्स का भी जो उभार हुआ, तो ये बताता है कि जो भी शक्तियां हैं, अब ये उनकी भूमिका बढ़ रही है, तो ब्रिक्स जो है एक बहुध्रुवीय व्यवस्था है, उसमें एक बदलाव की पेशकश भी कर रहा है। ठीक है, अब ये नए क्षेत्रों में ब्रिक्स समूह का फुटप्रिंट का विस्तार हो रहा है। जैसे कि अगर ब्रिक्स क्या था, कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अभी जो देश शामिल हुए हैं, इससे क्या हुआ है कि अन्य देशों में, जैसे कि मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में हो गया, अफ्रीका में हो गया, साउथ अमेरिका में हुआ, ब्रिक्स की उपस्थिति मजबूत हुई है और इसकी वैश्विक पहुंच में भी वृद्धि हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव भी बढ़ा है। अगर ये देखा जाए तो दुनिया के 40% आबादी वाले विश्व देशों ने जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है उसके मामले में G7 देशों को पीछे भी छोड़ दिया है। और मिस्र और इथोपिया जैसे देश अगर महाद्वीप के शामिल होते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के, तो वैश्विक जो आर्थिक समावेशन है, यानी कि ग्लोबल तौर पे इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन जो है वो अधिक उसको बढ़ावा मिलेगी और ये मजबूती भी इसमें आएगा। ठीक है, डॉलरीकरण को बढ़ावा मिला है। डॉलरीकरण क्या है कि इसमें डॉलर का जो प्रभुत्व है, बताया ना कि आपको कि आर्थिक व्यवस्था में भी प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा है, तो डॉलर का जो प्रभुत्व है वहाँ से क्या है कि उस पर कमी आई है, कमी आएगी। और स्थानीय मुद्राओं जो हैं, ब्रिक्स देश क्या कर सकते हैं, इसकी वकालत भी कर सकते हैं और स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके ये व्यापार करेंगे, जिससे क्या होगा कि डॉलर वगैरह जो है ये इसकी उपयोगिता उतनी कम होती जाएगी। तो जो उसका प्रभुत्व है, जिस पे पूरी इकोनॉमी जो है वो रन कर रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था की, उस पर थोड़ा सा कमी आएगी और अन्य देशों की जो मुद्राएं हैं वो भी अपना जो है स्थान बनाने में सक्षम हो पाएंगी। तो मिस्र ने चीन, भारत और रूस से आयात करने के लिए इन देशों की जो मुद्रा उसमें भुगतान करने के संबंध में अपना मत साझा भी किया है। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि जो है अभी ये मेंस में सवाल बन सकता है, बनेगा ही, कि ब्रिक्स के विस्तार संबंधी मुद्दे क्या हैं। ब्रिक्स के विस्तार के समझ को अनुसारी मुद्दे भी हैं, जैसे कि विकास का विविध स्तर। अब क्या है कि जो भी देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, उसमें उनका आर्थिक स्तर काफ़ी अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, ब्रिक्स का विस्तार और उसके बीच में सहयोग को सीमित कर सकता है। सर्वसम्मति और व्यापक वार्ता का अभाव भी है। तो ऐसे में कुछ सदस्य इसके विस्तार के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो है अब इससे क्या होगा कि जब शामिल हो गए हैं तो जो उनका मानदंड है, जो परिभाषा है, उसको स्थापना करने की बात आएगी। तो इससे क्या है कि व्यापक वार्ता का अभाव भी हो सकता है। ब्रिक्स का विकासशील चरण है, ब्रिक्स अपनी अभी पूर्ण रूप से विकसित हुआ नहीं है, अभी विकसित होना बाकी है। तो ऐसे में जो इसकी इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नेंस को विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता भी है। अगर देखा जाए मतलब जियो पोलिटिकली इसका संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर कई सारे देश क्या होते हैं कि जो ब्रिक्स का विस्तार होता है तो उसमें चीन की जो रणनीतिक रूप में देखते हैं कि चीन अपना प्रभाव जो है ब्रिक्स और एससीओ और जो एडीबी वगैरह के संस्थाओं के माध्यम से बढ़ा रहा है। ठीक है, ये
समान विचारधारा वाले देशों के साथ लेकर के जो है इसे क्या कर रहा है कि अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा है और यूएसए वगैरह को चुनौती दे रहा है, पश्चिमी देशों को। तो ये भी एक समस्या है। और देशों के बीच में व्यापक आंतरिक मतभेद भी हैं, जैसे कि कई सारे जो देश हैं वो अलग अलग जो सोशल स्ट्रक्चर से हैं, रिसोर्सेज से हैं, और उनका जो विकास का जो आयाम है वो भी काफ़ी अलग है, पथ है। और इसमें लोकतंत्रवादी कुछ देश हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, कुछ उसमें सत्तावादी भी शासन, जैसे कि आपका चाइना हो गया या रसिया हो गया, ये सब देश भी हैं, आपका सऊदी अरबिया वगैरह जो यूएई वगैरह हो गया। तो इसमें क्या है कि कई सारे जो है इसमें अनेक प्रकार के जो लोकतांत्रिक देश हैं और जो सत्तावादी शासन उनका मिश्रण भी है। जो वैश्विक संस्था उनके प्रति सुधार का दृष्टिकोण भी अलग अलग है। कैसे? क्योंकि जिसमें आप चाइना को अगर आप देख लो, ठीक है, चाइना का देखो, उसमें वो ऑलरेडी भारत का विरोध करेगा यूएनएससी में। इसी प्रकार से जो मतलब उसमें क्या है कि समान रूप से जो एक होता है ना कंसेंट बनाना, सहमति बनाना, वो एक अभाव है, ठीक। तो ये भी चीज़ें हैं। वैश्विक संस्थानों पर अधिक निर्भरता भी है। अब ब्रिक्स के देश जो अभी भी क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो क्या है कि आपका जैसे आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, G20 हो गया, जो पश्चिमी अफ्रीका बोला हूँ, सॉरी, पश्चिमी जो देशों का प्रभुत्व का जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी उसका निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये भी समस्या है। वैश्विक जो संघर्ष हो रहा है और जो विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें बहुत बड़ी समस्या है कि उनको पॉलिसी लेवल पे और इसको साथ लेकर का समन्वय बना करके चलना ब्रिक्स के देशों के बीच में आपस में बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन की चुनौती है। कमजोर परस्पर व्यापार भी है, कई सारी भौगोलिक दूरियां हैं, प्रतिबंधात्मक व्यापारिक परिवेश, इस कारण व्यापार, आयात और निर्यात वह काफ़ी कम है। और अन्य संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धता यानी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बिल्कुल कम है। ऐसे में अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ये सारी चुनौतियां हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। तो अब बात आती है कि भारत के लिए जो है अभी भारत के लिए नहीं, अभी इसको आप देखो कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है भारत के लिए। महत्व, हाँ, भारत के लिए पहले महत्व देखते हैं कि भारत के लिए तो भाई चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व क्या है। ये सवाल अपने आप में खुद से पूरा एक सवाल ही बन सकता है कि भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है। तो विकासशील देश जो हैं और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को बताया था ना कि ये पूरे ग्लोब है, उसमें ब्रेंट लाइन डिवाइड करती है। ग्लोबल नॉर्थ के जो विकसित देश हैं और ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है, जिसमें भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों की जो चिंता है उसको उठाता है, अधिकारों की बात करता है। ये वार्ता के लिए बहुत सुरक्षित मंच भी है, क्योंकि ब्रिक्स जो है भारत को द्विपक्षीय तनाव के लिए जो वार्ता शामिल है, तो उसमें भी ये डायलॉग्स के रूप में यहाँ पे बातें होती हैं, और जो द्विपक्षीय जो विवाद है उसको यहाँ पे समाधान की संभावनाएं होती हैं। बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार संबंधी मांगों को ये बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। समावेशी वित्तीय व्यवस्था को जो है ये योगदान देता है। आयात की निर्भरता में काफ़ी कमी करता है, सहयोग में वृद्धि करके, ठीक। आयात का विविधीकरण होता है और व्यापार के लिए कई सारे बेहतर समझौतों का अवसर यहाँ पे मिलता है। SDG के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत के सहयोग भी करता है, जिसमें गरीबी, भूखमरी को कम करने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, आपको देखो कि आगे की राह में आपको लिखना ये है कि इसका पहले अस्थायी सचिवालय की स्थापना की जाए। जो भी संरक्षणवाद है, ठीक है, तो संरक्षणवाद के खिलाफ सामूहिक रुख हो। कई सारे जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं कि संरक्षणवाद की नीति को अपना करके व्यापार को जो है ये अब कहीं ना कहीं पूरे विश्व व्यवस्था में उसको एक अपने अनुसार, एजेंडे के अनुसार उसको मॉडरेट कर रहे हैं। इससे आपको निपटना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिक्स का भविष्य क्या होगा कि इसके खिलाफ अगर सामूहिक रूप से अगर आप मजबूती से आवाज़ उठाओगे तभी ये ब्रिक्स सफल हो पाएगा। तो संरक्षणवाद के खिलाफ जो है ये सामूहिक रुख अपनाना जरूरी है। सामंजस्य को प्राथमिकता दी जाए, जो भी देश है उसके बीच में सामाजिक आर्थिक सहयोग हो, आपस में आर्थिक सामाजिक सामंजस्य बढ़ाई जाए। बॉटम अप अप्रोच की बात यहाँ पे की जाती है, जिसमें कि निजी सेक्टर की और भागीदारी हो सकती है। ये एकल ब्रिक्स वीजा हो, रिसर्च जो शोधकर्ताएं हैं उनको वहाँ पे आदान प्रदान हो, शोध हो, और उसके बाद शोधकर्ताओं का जो आवाजाही हो, मुक्त आवाजाही हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, ठीक है। तो पीपल टू बिजनेस कनेक्ट हो, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट हो। इससे क्या होगा कि जो आवाजाही होगी, जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे अधिक और इंटीग्रेशन और जो है समन्वय यहाँ पे बन सकता है। विश्वास निर्माण संबंधी उपायों पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जो बहुपक्षीय प्रयास है उनको लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सहयोग के अन्य सेक्टर, जिसमें कि पारंपरिक चिकित्सा पर रिपोजिटरी स्थापित करना और ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम का निर्माण वगैरह, सब चीज़ों पे यहाँ पे बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ अन्य सुर्खियाँ हैं, जैसे गरीबी और भूखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फैसिलिटी फंड जो है, भारत ने इसमें $1 मिलियन का अंशदान किया है। IBSA को आपको ध्यान देना है। IBSA की स्थापना 2004 में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की ज्वाइंट रूप से की थी। 2006 से ये फंड जो है, इसमें फ़ंड बनाया गया। इसका उद्देश्य ये कि जो ग्लोबल साउथ देश है उसके बीच में जो भी नेशनल प्रायोरिटीज़ है उसको पूरा करने के परियोजना का साथ करना है कि जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर
हमें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली जो जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसको हमें फंड देना है। इस फोरम में कौन शामिल है? तो भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल है। और 2004 में इसका नाम जो है IBSA डायलॉग फोरम रख दिया गया था, ठीक है, 2003 में। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ध्यान है कि ब्रिक्स ने कुछ कुछ पहल शुरू की है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लो। ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार देखे रहो आप, ठीक। तो पारस्परिक वित्तीय जो सहायता है दोनों देशों के बीच में, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना हुई। जो है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था भी हुई। NDB का मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई में, जानते होंगे आप। संक्रामक जो रोग होते हैं उनके प्रसार को रोकने के लिए उफा घोषणा पत्र को भी ब्रिक्स देशों ने अपनाया है, ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। ब्रिक्स भुगतान जो है कार्यबल का, वर्कफोर्स का यहाँ पे गठन भी किया गया। और ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल भी है, जो क्या करता है कि बैंकों के बीच में जो भी साइबर सिक्योरिटीज़ है उसकी सूचनाओं के जो है खतरे होते हैं उसके क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान की बात करता है। तो ये सारी बातें हैं। इथोपिया इसमें है, ध्यान देना, गलत मत करना, ठीक है। अब आता है लास्ट आर्टिकल, ये इसके बाद पूरी मैगजीन का जो सभी खत्म हो जाएंगे। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो सुर्खियों में क्यों रहा कि भारत में जो है देश में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें उसके इनफ्लो को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यापार भागीदार उसके साथ BITs पे वार्ता कर रहा है। और BITs के बारे में सुबह मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो BIT क्या होता है? दो देशों के बीच में एक जो है पारस्परिक समझौता होता है, जो क्या करेगा कि देश के जो नागरिक होंगे और जो कंपनियां होंगी दूसरे देशों में अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसका सुरक्षा करना, उसको इनरिच करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 1993 का BIT का जो मॉडल था उसमें भारत ने 83 देशों के साथ यहाँ पे BIT हस्ताक्षर किए थे। इनमें से जो है 2015 तक 74 देशों के साथ संधियाँ लागू थी। बाद में इसको संशोधित किया गया और इसमें 4 और देशों के साथ जो है BIT समझौते यहाँ पे किए गए, ठीक। तो जो 2016 में जो समझौते किए गए उसमें क्या बातें की गई थी, ये बात आपको ध्यान दो। तो निवेश की जो है एंटरप्रेन्योरशिप वाली परिभाषा यहाँ पे दी गई थी, जिससे क्या हुआ कि निवेशक जो है आप पूर्ण विश्वास के साथ एंटरप्रेन्योर को जो है उसको बढ़ावा दे सके, उसको संचालित कर सके, उसको संगठित कर सके, उसको गठित कर सके, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई। जो उचित प्रक्रिया उसके माध्यम से यहाँ पे गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार होगा, यानी कि अगर कोई संधिकर्ता देश है और जो प्राप्तकर्ता देश है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट को दोनों को जो है आपको यहाँ पे संरक्षण दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि राष्ट्रीय व्यवहार को यहाँ पे सुरक्षा होती है राष्ट्रीय व्यवहार के खिलाफ। कौन सी? जैसे कि अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट हमने सऊदी अरबिया में कर दिया, ठीक है, वहाँ की सरकार उसको उस इन्वेस्टमेंट का रक्षा करना उसका जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसको पूरे इन्वेस्टमेंट को हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और फिर क्या करी सरकार उसको नेशनलाइज कर दी या हमारे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये संरक्षण देता है। यहाँ पे निवेशक और राज्य के जो विवाद होता है उसके एक निपटाने तंत्र होता है, एक जो विवाद निपटाने तंत्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि 2016 की जो BIT उसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि इसमें इसका प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो बहुत सारे अपवाद हैं जिसमें कि अब क्या होता है कि दावा जो होता है उसके बीच में शर्त बढ़ती रहती है, तो ये भी एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हो रहा था। कई सारे नोटिस भी हुए थे इसमें। जो मध्यस्थम का माध्यम है, तंत्र है, ये मीडिएशन का तंत्र है, वो क्या है कि वो विवाद पैदा करता है। सबसे अधिक विवादास्पद उपबंध यही है, ठीक है। और ये कम से कम 5 वर्षों तक लिए घरेलू विवाद समाधान के तंत्र के उपयोग को जोड़ देता है। तो ये भी बहुत गलती है, क्योंकि 5 वर्ष काफ़ी अधिक समय होता है, इसको कम करना चाहिए। निवेश की जो उद्यम आधारित परिभाषा है उसका मुद्दा यहाँ पे बात होती है, ठीक है। तो ये उद्यम आधारित जो परिभाषा है वो क्या करती है कि जो इन्वेस्टमेंट की जो परिभाषा जो पूरी एक जो होता है ना कि एक पूरा उसका एक नेचर है उसको सीमित कर देती है। परिभाषा को ही सीमित कर देगी, सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस नहीं होता बल्कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें कई मतलब जरूरी नहीं कि वो सोशल वेलफेयर के रूप में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप एक उसका एक पहलू है, और ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये थोड़ा सा एक चुनौती वाला बात है। निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार की यहाँ पे उपेक्षा भी होती है, कई सारे मानक भी हैं। इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन और जो लेजिटमेट एक्सपेक्टेशन इसके सिद्धांत भी अनुपस्थित है। मोस्ट फेवर्ड नेशन माना जाता है कि जो देश होंगे वो अपने जो फेवर वाले नेशन होंगे उनको अनेक प्रकार के कर और प्रशुल्क में छूट देंगे, ताकि व्यापार जो है और वो क्या होता है कि आसानी से उस देशों के बीच में हो सके, ठीक है। संप्रभुता की स्थापना भी यहाँ पे दिक्कत है। कई सारे जो होता है कि BIT के तहत जो भी सुरक्षा होती है वो कराधान की जो उपाय को छूट देती है, जिससे क्या होगा कि संप्रभुता को यहाँ पे परोक्ष रूप से मतलब संधि अगर अपना ली गई तो संप्रभुता को वहाँ पे स्थापित हो जाती है। कई सारे जो इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। और पेशेवरों की कमी भी है, ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है? तो संसदीय स्थायी समिति ने जो विश्लेषण किया तो वहाँ पे बताया कि कुछ काम कर सकते हो आप। जैसे सरकारी कोष से भुगतान में बचने के लिए हमें मध्यस्थता पूर्ण जो परामर्श है और वार्ता उसके माध्यम से जो विवाद है उसका समय पर निपटान करना चाहिए।
जो BIT मॉडल 2016 है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए। और अगर कोई संधि हो रहा है और कोई जो क्रियान्वयन हो रहा है उसका परिणाम, उसका अध्ययन करने के बाद जो है हमें ऐसी संधियों को यहाँ पे उसको फिर अपनाना चाहिए, उसको फिर से शामिल करना चाहिए। घरेलू कानूनी विशेषज्ञता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो है कि ये विवादों का अधिक से अधिक जो है आसानी तरीके से निपटारा हो सके। नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र को हमें विश्व स्तरीय मध्यस्थम केंद्र के रूप में बढ़ावा देना चाहिए। और स्पष्ट और दूरदर्शी BIT का मसौदा बना करके जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो भारत के खिलाफ निवेश संबंधी जो दावे हैं, विवाद हैं, उसका दुरुपयोग को हम रोक सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। तो ऐसे में बात होता है कि BIT की जो है यानी कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की आवश्यकता क्यों है। तो इससे क्या होता है कि न्यूनतम गारंटी के रूप में इन्वेस्टर्स को सुरक्षा मिलता है। ये राष्ट्रीय जो व्यवहार के रूप जो होता है उसमें मतलब घरेलू कंपनियों के साथ व्यवहार करेंगे आपको समान रूप से, और बाहरी कंपनियों के साथ साथ क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कंपनियों निवेशकों के साथ क्या होगा कि उचित और न्यायसंगत व्यवहार होगा। ठीक। और मतलब अब किसी विदेशी निवेश पर अधिकार करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाता है। विवाद निवारण तंत्र होता है और मध्यस्थता तंत्र, इससे क्या होता है कि विवाद समाधान को बढ़ावा मिलता है और देशों के बीच में व्यापार संबंध को मजबूत होता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इनफ्लो को बढ़ावा मिलता है। इससे पूंजी की आवाजाही भी क्या होती है, सुविधाजनक होती है। ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, मैंने आपको ये जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आपको करना क्या है कि 2 क्लासेस में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट करा है, तो आपको यहाँ पे QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को स्कैन करके आप क्विज दीजिए। आप अपने स्कोर को जरूर देखिएगा कि आपने जो सीखा उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको बताया था वहाँ से सवाल भरपूर आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो क्विज जरूर दीजिएगा ताकि आप अपने टेस्ट को कर सको। 2 क्लासेस मैंने कराई है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो आपको कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है। इकोनॉमिक्स में शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कल से क्लासेस करेंगे। फरवरी मंथ की मैगजीन में 8 से 10 दिन में कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं मार्च के महीने के पढ़ाऊंगा और जनवरी का थोड़ा कुछ बचा हुआ है उसको भी मैंने कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। मंथली मैगजीन जो है आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल समय पे सभी मैगजीन के हर एक पहलू को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।